Friends, welcome again to our channel, and we are here to study the subject एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आपको अभी तक जो पिछले लेक्चर्स में हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल और उसके एनालिसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताई थी। आज थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं और एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, यानी प्रवर्धक के अंदर फीडबैक के इफ़ेक्ट्स। आप सभी जानते हैं कि फीडबैक एक वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक है किसी भी एम्पलीफायर को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एम्पलीफायर को सुपीरियर बनाएं या उसके परफॉर्मेंस को पहले से उत्तम बेहतर बनाएं, तो ये एक शानदार तरीका होता है एम्पलीफायर को बेहतर बनाने का। बट बिफोर वी प्रोसीड विद दिस टॉपिक, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आपने कहीं ना कहीं सुना है कि फ़ीडबैक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का अपना महत्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में या हमारी सर्किट थ्योरी में जो निगेटिव फीडबैक होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निगेटिव फीडबैक की क्या विशेषताएं हैं, क्या खसूसियत, क्या ख़ासियत है, वह आपको हमारे लेक्चर में आगे पता चलेगी। ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी एम्पलीफायर को सुपीरियर बनाया जा सकता है, पहले से बेहतर बनाया जा सकता है, और इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा जो पिछला चैप्टर हमने लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जो पढ़ा था, जो मॉडल्स वगैरह पढ़े थे, उसका इस्तेमाल रहेगा मैक्सिमम। तो आप उस चैप्टर को और एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व मच मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको एक बहुत इंसाइट पैदा हो जाएगी इस चैप्टर के एंड में जाते जाते। सो दिस इज़ अ वेरी कलरफुल चैप्टर जिसमें बहुत कंसेप्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस भी हैं। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। बिफोर वी स्टार्ट विद द फीडबैक, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। वी आर स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, यानी एम्पलीफायर्स का वर्गीकरण। कितने तरीके से किसी एम्पलीफायर को क्लासिफाई किया जा सकता है? याद रखिए, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में एम्पलीफायर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। कभी हम इसको टाइप ऑफ कपलिंग से क्लासिफाई करते हैं और कभी हम इसको टाइप ऑफ लोड से क्लासिफाई करते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारे क्लासिफिकेशन का मकसद है उसका जो बेसिस है, ध्यान से सुनिएगा, उसका जो बेसिस है वो दो चीज़ें हैं। एक लोड और दूसरा सोर्स रेजिस्टेंस। सोर्स रेजिस्टेंस। हाँ, तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन का मेन सिद्धांत है वो लोड और सोर्स रेजिस्टेंस पर आधारित है, यानी RL की वैल्यू और RS की वैल्यू, और इसको कंपेयर करेंगे हम RO के साथ और RI के साथ। यानी RL RO की रिलेटिव वैल्यूज़ और RS और RI की रिलेटिव वैल्यूज़ डिसाइड करेगी कि आप इस एम्पलीफायर को क्या नाम देते हैं, क्या टाइटल देते हैं। सो लेट मी रिमाइंड यू कि यहाँ पर हम जो एम्पलीफायर्स को क्लासिफाई करेंगे वो चार प्रकार से करेंगे। एक
सबसे पहला वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा करंट एम्पलीफायर, द थर्ड वन ट्रांस कंडक्टेंस amplifier, and last but not the least trans resistance amplifier। अब आप में से जो लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं या कंटेम्पलेट करते हैं वो फ़ौरन कहेंगे कि सर इसमें हमको चीज़ें समझ में आती है फ़ौरन, जब आप कहते हैं कि आप इसको वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर या ट्रांस कंडक्टेंस या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में वर्गीकृत करेंगे, तो सर सीधी सी बात है, जो एम्पलीफायर वोल्टेज को एम्पलीफाई करे वो वोल्टेज एम्पलीफायर, जो करंट को एम्पलीफाई करे वो करंट एम्पलीफायर, एंड लाइकवाइज। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन इतनी ईजी भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जिसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर में यहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं वो बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करके हमें दे या उसका वोल्टेज गेन बहुत बड़ा हो, और कोई ज़रूरी नहीं है जिसको हम यहाँ करंट एम्पलीफायर बोल रहे हैं उसका करंट गेन काफ़ी बड़ा हो। तो आप इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ऐसा एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन बहुत बड़ा है, इट शुड बी कॉल्ड ए गुड वोल्टेज एम्पलीफायर। जिसका करंट गेन बहुत बड़ा है, इट शुड बी कॉल्ड अ करंट एम्पलीफायर, एंड लाइकवाइज दिस इज़ नॉट ट्रू। साथियों, अब आप सोचेंगे फिर क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम किस टाइप के एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप कुछ चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये समझने के लिए आपको एक बेसिक सर्किट डायग्राम समझना पड़ेगा। याद रखिए, आपने अपनी पिछली क्लासेस में थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और अलग अलग तरह के थ्योरम्स पढ़े हैं। वो थ्योरम्स आपको पढ़ाए इसलिए जाते हैं ताकि आप सर्किट्स को सिंप्लीफाई करके देख सकें, यानी किसी भी सर्किट का एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपको मिले, या यूँ कहें कि उसका मैक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकें। अगर आप उसको बहुत बारीकी में से नहीं देखना चाहते तो आप मोटे मोटे तौर पर आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो ऐसा ही एक मेथड होता है थेवेनिन एंड नॉर्टन। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि किसी भी एम्पलीफायर के दो हिस्से हमेशा होते हैं, एक उसका इनपुट पार्ट होता है और दूसरा उसका आउटपुट पार्ट होता है। जिस तरह से ट्रेन के कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार आउटपुट और इनपुट एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। और एक अच्छा इंजीनियर वो होता है जो अच्छे से इनपुट और आउटपुट को पहचान पाता है। अब यहाँ पर इनपुट जो पार्ट है हमारे एम्पलीफायर का, जिसमें आपका सोर्स लगा होता है, फिर आपका ट्रांजिस्टर्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं, और आउटपुट साइड पे आपका लोड कनेक्टेड होता है। तो इनपुट साइड हमेशा सोर्स से आइडेंटिफाई होता है। तो मैं आपके सामने एक सर्किट बनाने जा रहा हूँ। इस सर्किट की विशेषता ये है कि यहाँ पर मैंने थेवेनिन पर फोकस किया है, थेवेनिन सर्किट पर। अगर कोई व्यक्ति इनपुट सर्किट में थेवेनिन्स थ्योरम लगाए तो क्या आप एग्री करेंगे कुछ ऐसा सर्किट मिलेगा? देखिए, इनपुट साइड पे आपको मिलेगा Vs, Rs, Vs, Rs, और उसके बाद यहाँ पर Ri
यानी सोर्स की निगाहों से देखें तो उसको इस तरफ एक इनपुट इम्पीडेंस दिखाई देगा, और आप जानते हैं इस वोल्टेज को हमने किसी ज़माने में VI कहा था। और अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो आउटपुट साइड पे एक बैटरी दिखाई देती है। अगर थेवेनिन्स थ्योरम लगा दें, बैटरी की वैल्यू अभी हम देखते हैं। एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको हम RO बोलते हैं। RO वर्क्स लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी, और यहाँ पर हमारा चहेता लोड कनेक्टेड होता है, और यहाँ से आप आउटपुट लेते हैं। आप चाहें तो इसको ग्राउंड मान सकते हैं। ये जो सर्किट हमने बनाया आपके सामने, ये जो सर्किट बनाया, दिस होल ब्यूटीफुल सर्किट, इसमें इनपुट साइड पे थेवेनिन का इस्तेमाल किया है और आउटपुट पे भी थेवेनिन का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, ये जो बैटरी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है? इसकी बैटरी हमने एज्यूम की है, ध्यान से सुनिएगा, A स्मॉल v V I, A स्मॉल v V I। तो आपने जो मेरी क्लासेस अटेंड करी है पिछली, वो सभी जानते हैं मैंने किसी ज़माने में आपसे वादा किया था कि जिस वोल्टेज गेन को हम अभी A कैपिटल V बोलते हैं या AVS हम निकालते हैं, आने वाले ज़माने, हाँ, तो हमने कहा था कि जो पिछली क्लासेस में आपको A कैपिटल V और AVS पढ़ाया था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री A स्मॉल v। सो लाइक ए गुड स्टूडेंट यू शुड गिव योर ईयर एंड योर आइज़ कि इन तीनों में क्या क्या फ़र्क होता है। इन दोनों का फ़र्क तो आप हमारी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने A स्मॉल v इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो होल्ड योर ब्रेथ्स, हम देखते हैं कि A स्मॉल v क्या होगा। अभी आप उस पर फोकस मत कीजिए, अभी तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कि हमने सर्किट क्या बनाया है। देखिए, मैंने यहाँ पे सोर्स का इस्तेमाल करा, सोर्स का रेजिस्टेंस यूज़ करा, और एम्पलीफायर की कॉम्प्लेक्सिटी में जाने के बजाय मैंने RI को यहाँ पे प्रदर्शित करा। ठीक उस प्रकार आउटपुट पे जो मुझे वोल्टेज मिलता है VO, उसको मैंने AV/VI के माध्यम से समझने की कोशिश करी, जिसमें मुझे RO के थ्रू होकर गुज़रना पड़ेगा। यानी RO एक तरह से जो हमारा वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पर, ये वाला, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप करा के बचा कुचा वोल्टेज हमारे लोड को प्रोवाइड करेगा। यानी लोड के हिस्से में, उसके खाते में AV/VI पूरा का पूरा ना मिलते हुए इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, वो माइनस करके जो बचेगा वो हमें VO के रूप में प्राप्त होगा, उसकी प्राप्ति होगी। इस बात को समझ लीजिए, ये पूरी तरह से आर्बिट्ररी है। ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम एम्पलीफायर को किस पर्सपेक्टिव से, किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एम्पलीफायर के इनपुट को थेवेनिन के चश्मे से देखा है और आउटपुट को भी थेवेनिन के चश्मे से ही देखने की कोशिश करी है। अब देखिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हमने एम्पलीफायर बनाया है, इट हैज़ टू बी क्लासिफाइड एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर, हम उसको वोल्टेज एम्पलीफायर के वर्ग में रखना चाहते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है? हाउ डू यू डिसाइड? व्हाट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर? क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है।
अगर इस सर्किट में RS की वैल्यू RI के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, आई रिपीट, यदि RI is much greater than RS, then this is a beneficial situation. ये एक फ़ायदेमंद कंडीशन है। कारण ये कि ऐसी परिदशा में जो हमारा VS है उसका मैक्सिमम हिस्सा RI को प्राप्त होगा और एक बहुत छोटा हिस्सा RS पे लॉस्ट होगा। इसी प्रकार जो हमारा AVVI नाम का वोल्टेज है जो हमने आउटपुट पे जनरेट किया है, अगर हम चाहते हैं उसका पूरा का पूरा योगदान RL को मिले तो RO का रोल क्या होना चाहिए? सो आई राइट, अगर RO इज़ मच लेस देन RL, यानी ऐसी फिज़िकल सिचुएशंस हमारे जीवन में जहाँ पर RO की वैल्यू RL से बहुत बहुत निम्न होती है, छोटी होती है, और RI की वैल्यू जहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस से बहुत छोटी होती है, बड़ी होती है सॉरी, वहाँ पर एक वोल्टेज एम्पलीफायर बनने के फुल चांसेस होते हैं। तो एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर हम आज के बाद उसको मानेंगे जिसमें RI बहुत बड़ा हो और RO बहुत छोटा हो। लेकिन अगर कोई कहे कि सर मैं आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना चाहता हूँ, अगर आप आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, एक आदर्श वोल्टेज एम्पलीफायर वह होगा जिसमें RI की वैल्यू इन्फिनिटी हो और RO की वैल्यू ज़ीरो हो। यानी अगर आप इस पे फोकस करें कि RO की वैल्यू को छोटे से छोटा बनाएं और RI की वैल्यू को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करें तो एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर जनरेट हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ वोल्टेज एम्पलीफायर। ये वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में बातचीत है। हैविंग लर्नड वोल्टेज एम्पलीफायर, इट्स नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड करंट एम्पलीफायर। याद रखिए, करंट एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर का ठीक विपरीत होता है, उसका ठीक अपोजिट होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लॉजिकल बात है कि अगर हमने वहाँ पर थेवेनिन का इस्तेमाल किया था तो अब हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो नॉर्टन का होना चाहिए। आप सर्किट में देख भी रहे हैं और मैं आपके लिए इसको बना भी देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि करंट एम्पलीफायर को हम कैसे देखते हैं, व्हाट इज़ आवर वे ऑफ लुकिंग। तो करंट एम्पलीफायर मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है। करंट एम्पलीफायर को मैंने अब सोर्स की जगह एक करंट सोर्स लगा दिया, नाम उसका रख दिया IS। फिर जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस होता था उसको समानांतर में कनेक्ट कर दिया और जो इनपुट रेजिस्टेंस होता था उसको एज इट इज़ लगा दिया। ये वोल्टेज अभी भी VI कहलाएगा। इस करंट को हम अब I कहेंगे और यहाँ पर हमने VS की बजाय IS का इस्तेमाल करना पसंद किया। तो ये तो हमारे हाथ में होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाना। तो इनपुट साइड पे नॉर्टन्स थ्योरम लगाया और आउटपुट साइड पे हमने फिर से नॉर्टन थ्योरम लगाया। और ऑब्वियस बात है नॉर्टन में सब चीज़ पैरेलल में होती है,
यहाँ पर हमने RO कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने एज यूजुअल लोड कनेक्ट किया। अभी भी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस टू माइनस वो VO है और इसमें से जाने वाले करंट को आप लोड करंट मान सकते हैं एज पर योर डिज़ायर। सर्किट को गौर से देख लीजिए। पिछले सर्किट में हमने क्या किया था और इस सर्किट में हमने क्या किया है। पिछले सर्किट में यहाँ पर थेवेनिन लगाया था, अब नॉर्टन लगाया, और यहाँ पर भी वहाँ थेवेनिन लगाया था और यहाँ पर अब की बार नॉर्टन कनेक्ट किया है। साथियों, अगर आप थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम से अच्छी तरह पारंगत हैं, वाकिफ़ हैं, तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो IS सोर्स करंट या सिग्नल है हमारा करंट के फॉर्म में यहाँ पर, और वो RS के थ्रू होता हुआ या RS से शंटिंग होता हुआ RI के पास जाता है। यानी IS का कुछ हिस्सा RS बर्बाद करेगा और बचा कुचा हिस्सा हमारे एम्पलीफायर के पास जाएगा जो कि RI में से गुजरेगा, पास होगा। और यहाँ पर जो हमारा करंट सोर्स हमने लगाया है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए, कैपिटल A स्मॉल I I ये करंट है जो RI में से प्रवाहित होता है। ये AI क्या है? ये AI क्लोज रिलेटिव है किसका? A कैपिटल I का, और A कैपिटल I का एक रिश्तेदार AIS भी होता है जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। लेकिन अब की बार A कैपिटल I की बजाय हमने A स्मॉल I को यूटिलाइज करा है। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड टू नो कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो A स्मॉल V, A कैपिटल V, AVS, और अब की बार A स्मॉल I, A कैपिटल I, AIS, ये सब के सब करंट गेन होते हैं, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर का अंतर है, थोड़ा टेस्ट का फ़र्क है इन सब के अंदर। तो सर्किट को गौर से देख लीजिए। मैं कुछ बातें आपको फिर याद दिला दूं। यहाँ पर डायरेक्शन हमने क्या ली है? ऊपर की तरफ। सो डोंट गेट मिक्स्ड विथ हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल हमने अलग नज़रिए से बनाया था, वहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क के नज़रिए से बनाया था, 2 पोर्ट पैरामीटर के लिए बनाया था। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं वो थेवेनिन और नॉर्टन लोड और सोर्स के संदर्भ में बना रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन अलग है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या बातें कहेंगे? जैसी बातें वहाँ करी थी वैसी कुछ बातें यहाँ करेंगे। कोई हमसे बोले कि भाई मैं एक अच्छा करंट एम्पलीफायर बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट ए गुड करंट एम्पलीफायर, अ रिस्पेक्टेबल करंट एम्पलीफायर। अगर आप एक रिस्पेक्टेबल करंट एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, RI की वैल्यू शुड बी मच स्मॉलर देन RS। RI RS से जितना छोटा हो सकता है होना चाहिए, और RO शुड बी मच ग्रेटर देन RL। लोड रेजिस्टेंस के मुकाबले में RO का मान बहुत बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो दिस विल बी अ बेनिफिशियल सिचुएशन। कारण हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जो हमारी हार्ड अर्न मनी है, इनकम है, वो पूरी की पूरी एम्पलीफायर में से जाए और उसका एक बहुत छोटा हिस्सा या निगलिजिबल हिस्सा RS में से जाए। तो ये तभी पॉसिबल है पैरेलल सर्किट में कि जब RI की वैल्यू
आर एस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, बिकॉज करंट प्रीफर्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट एक कम रेजिस्टेंस के पाथ को प्रीफर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा करंट इसमें से जाए तो आर आई की वैल्यू को जितना छोटा आप बना सकते हैं छोटा बनाइए। इसी प्रकार अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने करंट पैदा किया है, जनरेट किया है आई के रूप में, उसका बड़ा हिस्सा या बेस्ट सिचुएशन तो ये है कि सारा का सारा हिस्सा आरएल में से चला जाए, तो आपको ये वादा करना होगा कि आरओ की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है, लार्ज है। तो आरओ की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कंपेयर टू आरएल, आप ये पाएंगे कि इस करंट का मेजर हिस्सा इधर से जाएगा और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हिस्सा इसमें से जाएगा। इसीलिए देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा आर आई मच मच स्मॉलर देन आर एस एंड आर ओ मच मच ग्रेटर देन आर एल। सो लेट मी रिपीट कि आइडियल करंट एम्पलीफायर कौन सा होगा? आइडियल करंट एम्पलीफायर वो होगा जिसमें आर आई ज़ीरो हो और आर ओ अनंत हो, इनफाइनाइट हो। गौर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख लीजिए कि वहाँ पर हमने वोल्टेज एम्पलीफायर में ठीक इससे अपोजिट कंडीशन डिराइव की थी। यानी वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट एम्पलीफायर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, ठीक अपोजिट होते हैं, और होना भी चाहिए, कारण उन दोनों में एक दूसरे के लिए ड्युअलिटी पाई जाती है। तो जिन सिचुएशंस में वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ होगा या हमको बनाना चाहिए, वही सिचुएशन में करंट एम्पलीफायर यूज़ नहीं किया जाएगा या डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। तो कभी भी कोई भी एम्पलीफायर किस टाइप का बनाना है, ये सबसे पहले आरएल और आरएस की वैल्यू से डिसाइड होता है, कारण आमतौर पर ये हमारे हाथ में नहीं होते। सोर्स ऑफ सिग्नल जो फिज़िकली हमें मिलेगा वो ज़्यादातर हमारे हाथ में होता नहीं है, और लोड भी मोर और लेस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कारण हमको जहाँ पर लगाना है एम्पलीफायर को वहाँ लगाना है। तो जहाँ पर करंट की डिमांड ज़्यादा होती है, जहाँ पर करंट की डिमांड ज़्यादा होगी यानी आरएल की वैल्यू छोटी होगी, वहाँ पर करंट एम्पलीफायर बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर वोल्टेज को इम्पोर्टेंस देना है या करंट की रिक्वायरमेंट कम है, आरएल लार्ज वैल्यू का है, तो वहाँ पर वोल्टेज एम्पलीफायर की कंडीशन को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। सो ये लेक्चर करीब आधे घंटे का हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर हम ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर पर फोकस करेंगे और हम आपको उसकी डिटेल बताएंगे। एक बार ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको इसके आगे की थ्योरी बताऊंगा कि इन सर्किट्स में या इन एम्पलीफायर्स में निगेटिव फीडबैक लगाकर हम किस प्रकार का अलग अलग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।